हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। कार्बोहाइड्रेट की एमसीक्यू सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से पहले पार्ट में हम सिर्फ 25 क्वेश्चंस कर पाए थे। अभी हम 26 से स्टार्ट करते हैं। को नहीं तोड़ पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे हम चलते हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? बताइए। पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लैक्टेज। तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, एमाइलेज एक एंजाइम ऐसा है जो लार में पाया जाता है और ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया मुंह यानी माउथ से ही आपके शुरू हो जाती है। अन्य विकल्पों को देख लीजिए। पेप्सिन आप जानते हैं, यह गैस्ट्रिक आपका जूस होता है, वहाँ पाया जाता है और ये प्रोटीन को तोड़ता है। वहीं ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पाया जाता है, अग्नासी रस में पाया जाता है। यह भी प्रोटीन को ही तोड़ने का काम करता है। वहीं लैक्टेज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये लैक्टेज दूध के अंदर की जो शर्करा है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं उसको तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम चलते हैं। रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट किससे बने रहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा CHO से मिलकर के बना रहता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हम रासायनिक दृष्टि से बेटा देखेंगे तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने रहते हैं। सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो ये होता है। ठीक है, बाकी विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं। CNO ये प्रोटीन का है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ये भी प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड उन दोनों के लिए सही है। और CHP की बात करेंगे तो ये फॉस्फोलिपिड होते हैं और न्यूक्लिक एसिड इन दोनों के लिए सही है। तो कार्बोहाइड्रेट का केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, शर्करा की मिठास की तुलना में सबसे अधिक मिठास किसकी होती है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। बताएं। चुका हूँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। फ्रक्टोज का मैंने बताया फ्रूट्स में ये पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से ही मीठा होता है। आमतौर पर स्वीटनर्स में इसका उपयोग किया जाता है। नेचुरल रूप में पाया जाता है और ये सबसे मीठा होता है। ठीक है, ग्लूकोज यह भी मीठा होता है लेकिन फ्रक्टोज से कम ही होता है। सुक्रोज की बात करेंगे, सामान्य शक्कर होती है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, लैक्टोज मैंने आपको बताया दूध में पाया जाता है, मीठा तो ये भी होता है लेकिन ये फ्रक्टोज के मुकाबले कम होता है। अरे आप कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, आपने केला खाया, आम खाया, सेब खाया, उसमें जो मिठास है ना वो फ्रक्टोज ही है आपका। सिंपल है। 29 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन में सहायक नहीं होता है? लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। ये डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, क्योंकि ये फाइबर की तरह काम करता है। फाइबरों को हम खाद्य रेशे कहते हैं। ये लैक्टोज, इसको हम देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, ये डाइसैकेराइड होता है, दूध में पाया जाता है। स्टार्च की हम बात कई बार कर चुके हैं, ये पॉलीसैकेराइड होता है। एमाइलेज जिसको तोड़ता है। बाकी ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है, इसको तोड़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा जाके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। किस पॉलीसैकेराइड का प्रयोग जेली बनाने में किया जाता है? ग्लाइकोजन, इनुलिन, पैक्टिन और स्टार्च। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा पैक्टिन। समझ लेते हैं, पैक्टिन एक पॉलीसैकेराइड है। पहले तो इतना याद रखेंगे, जो फलों में पाया जाता है। इसे जेली और मर्मलेड बनाने में यूज किया जाता है जेलिंग एजेंट के रूप में। ये सामान्य तौर पर जेलिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। जेली के ठोस रूप को बनाने में भी ये हेल्प करता है, इतना याद रखेंगे। बाकी ग्लाइकोजन क्या है? हम लोगों में जो एनर्जी है वो इसी फॉर्म में स्टोर रहती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इनुलिन में आपको बता चुका हूँ, एक फाइबर है और इसका प्रयोग विशेष रूप से फैट के विकल्प के रूप में किया जाता है। स्टार्च आपको पता है ये एक पॉलीसैकेराइड है और जेली बनाने में इसका उपयोग पेक्टिन की तुलना में काफ़ी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं और अब यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस लेवल के हो जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का आपके एग्जाम के लिए सबसे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है उसका। यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वहाँ परेशान ना हो। इसलिए यहाँ से हम डिटेल में क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे, सारे समझ में आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। मोनोसैकेराइड कीटो हेक्सोज की श्रेणी में आता है। इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है जो कीटो हेक्सोज की श्रेणी में आता है? कीटो हेक्सोज क्या होता है? सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज। अब मैं कीटो हेक्सोज आपको समझा देता हूँ क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो CHO इन तीनों के मिलने से बना होता है। तो अब ये अलग अलग प्रकार से जुड़े होते हैं आपस में। तो ये जो कार्बन है उसमें कार्बन की कितनी संख्या है? जैसे मैंने आपको बताया C6H12O6, इसमें क्या है? कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें अलग अलग भी हो सकते हैं, ये 12 भी हो सकते हैं, ये 11 भी हो सकते हैं। कितने भी होंगे वो अलग अलग प्रकार का फिर आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कोई मोनोसैकेराइड होगा, कोई पॉलीसैकेराइड होगा, कोई डाइसैकेराइड होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट हो गया। कैसे? यहाँ पे हम मोनोसैकेराइड्स में कार्बन जो होते हैं उनकी संख्या और उनके उनके फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं
उनमें वर्गीकृत किया जाता है, उनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें एक कीटोन समूह होता है, ठीक है, उसी को हम कीटो सैकेराइड कहते हैं। इसमें हेक्सोज का अर्थ होता है 6 कार्बन वाली शर्करा। यहां तक समझ आ गया होगा। जैसे हमने फ्रक्टोज को लिया, फ्रक्टोज एक 6 कार्बन युक्त कीटो हेक्सोज होता है। अब इसकी संरचना के फॉर्मूले में आप जाएंगे तो CH2OH CO CHOH CH2OH। अब यहां आपने देखा CO, ये समूह दूसरे कार्बन पर होता है, इसीलिए इसको हम कीटो हेक्सोज ग्रुप इसको बेटा कहते हैं। आपका एक ऑप्शन है यहाँ पे ग्लूकोज, इसको कहते हैं बेटा एल्डो हेक्सोज। क्या कहते हैं? एल्डो हेक्सोज, क्योंकि इसमें पहला कार्बन होता है वो एल्डिहाइड समूह से होता है। ग्लैक्टोज की बात करेंगे तो ये भी आपका एल्डो हेक्सोज ग्रुप से होता है। वहीं हम राइबोज की बात करेंगे तो राइबोज जो है एल्डो पेंटोज होता है। क्या? एल्डो पेंटोज ग्रुप का होता है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। किसी डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण किन 2 समूहों की अभिक्रिया से होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एल्डिहाइड और कीटोन, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल और अमीनो, हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल। तो इसका आंसर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल। कॉन्सेप्ट बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको। डाइसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, मैंने आपको बताया ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने रहते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। ये हम पहले वाले भी ये क्वेश्चन में ये कर चुके हैं। किससे बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिली होती हैं, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड को हाइड्रोक्सिल समूह के बीच बनने वाला बॉन्ड इसको कैसे हैं? इसी से कंडक्शन रिएक्शन बनती है और पानी का एक जो अणु है वो इसमें से बेटा हट जाता है। वाटर का एक अणु इसमें से बेटा माइनस हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल से होता है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उस रासायनिक बॉन्ड को हम कहते हैं जो 2 शर्करा इकाइयों को आपस में जोड़ता है। एक मोनोसैकेराइड इधर होगा, एक इधर होगा, इन दोनों को ही आपस में जोड़ेगा। देखो साफ नहीं लिखता हूँ तो मैं, एक मोनोसैकेराइड यहाँ, एक मोनोसैकेराइड यहाँ, ये आपस में इनको जोड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए अन्य विकल्प हैं, इनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये नहीं होता है। हाइड्रोक्सिलिक अमीनो की बात करेंगे, यह एक ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है, डाइसैकेराइड में नहीं। ये भी हेल्प करता है लेकिन किस में? ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण में, वहीं हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल की बात करेंगे तो यह एक एस्ट बॉन्ड बनाता है, जबकि शर्करा में नहीं बनाता है। ये यानी ये सारे के सारे किसी काम के ज़्यादा है नहीं। ऑप्शन नंबर बी केवल आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स को बेंडिक्स या फिर फेलिंग्स टेस्ट में सकारात्मक परिणाम देने के लिए किस संरचनात्मक विशेषता की आवश्यकता होती है? कीटोन ग्रुप, खुली श्रृंखला वाला एल्डिहाइड समूह, ग्लाइकोसिडिक या फिर कार्बोक्सिल समूह। यहाँ से सवाल देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से आ सकते हैं, आपने ऐसे नहीं समझा होगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। रिड्यूसिंग शुगर मैंने आपको बता दिया, वो शुगर होते हैं जो खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए उनके पास एक ओपन चेन एल्डिहाइड समूह होना आवश्यक होता है। थोड़ा और आपको मैं बता दूं, बेंडिक्स और फेलिंग जो टेस्ट ये यहाँ पे बात की जा रही है, इनमें क्या होता है, कोई एक शर्करा जो होगी वो क्या करेगी, जैसे को सिंपल कॉपर में रिड्यूस कर देती है, और यह तभी संभव हो पाता है जब शर्करा के पास खुली श्रृंखला में एल्डिहाइड समूह होता है। देखिए इनके चक्कर में मत पड़िए, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा और ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आप इतना सिंपल से याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अन्य विकल्पों की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कीटोन समूह, इसमें कुछ कीटो शुगर्स होते हैं जैसे कि आपका फ्रक्टोज, केवल बेस की उपस्थिति होती है, एक टॉटोमराइज टेस्ट होता है उससे इसका पता चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यह रिएक्टिव नहीं होता है, यानी कि रिड्यूस नहीं करता, लेकिन फिर भी रिड्यूसिंग शुगर में ही पाया जाता है। कार्बोक्सिल समूह की बात कर लेते हैं, यह पहले से ही ऑक्सीकृत होता है, ये रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, खुली श्रृंखला वाला एल्डिहाइड समूह, ठीक है, वही हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड शाखित
ब्रांच्ड और अनामंत्रित यानी कि नॉन लीनियर होता है। एमाइलेज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और इंसुलिन। इसका आंसर सबसे पहले देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पॉलीसैकेराइड कई ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, ये हम समझ चुके हैं। तो हम देखें ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन जो है इसकी चेन में बेटा जब हम बात करेंगे तो अल्फा 1,4 और अल्फा, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इनकी ब्रांचेस होती हैं। मैंने आपको बताया था या तो लीनियर सीधे सिंपल जुड़े होंगे या फिर इस तरह से ब्रांचों में ये जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये ब्रांचेस का ही ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, ब्रांच वाला बॉन्ड होता है। बाकी और को देख लीजिए, एमाइलेज को देख लीजिए, ये सीधी श्रृंखला में जुड़ा रहता है 1,4 में। और सेल्यूलोज की बात करेंगे तो ये भी सीधी श्रृंखला में, लेकिन बीटा के साथ में 1,4 से जुड़ा रहता है। इनुलिन की जब हम बात करेंगे तो ये भी एक सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है, इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। ये आपसे पूछ रहा है फ्रक्टोज का कौन सा एनोमेरिक रूप ग्लूकोज के साथ मिलकर सुक्रोज का निर्माण करता है। इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए, एनोमर्स वे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ये जो सुक्रोज है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें दोनों शर्करा के एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड भाग लेते हैं। अब देखिए, ये सवाल बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का है। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिटेल में लेके जाऊंगा तो पूरा एक लेक्चर इस पे बन सकता है। आप ऐसे समझ के चलिए कि फ्रक्टोज का कौन सा एनोमेरिक रूप ग्लूकोज के साथ मिलकर सुक्रोज का निर्माण करता है। तो उसके कई सारे रूप रहते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा भी तो ये सीधा सीधा सवाल बन सकता है, क्योंकि मुझे ये तो याद नहीं है ये कहाँ आया है, लेकिन ये सवाल आ चुका है क्योंकि ये मैंने PYQs में से ढूंढ के इसको निकाला है। एनोमर्स क्या होते हैं, ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो केवल एनोमेरिक कार्बन यानी कि C1 या C2 इनके कॉन्फ़िगरेशन रहता है उससे केवल भिन्न रहते हैं। अब ये आप नहीं समझ पाएंगे, सिंपल जो समझने वाली चीज़ वो है, आप याद रखें सुक्रोज। अब सुक्रोज में आपको क्या करना है, इसको अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आपको अल्फ़ा D और इसको ध्यान से पढ़ना, ग्लूको पायरेनोज ये जुड़ेगा, प्लस इसके अलावा अल्फ़ा D और फ्रक्टो फ्यूरेनोज NOS है ये। ठीक है, ये जुड़ेगा। पहले समझ लीजिए बस इसको, याद इसमें कुछ नहीं रखना है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए, अब फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनेंगे इस वाले फॉर्म में, तब जाकर के आपका क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। अब देखिए थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। सुक्रोज क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है जो मैंने आपको यहाँ समझाया था। अब यहाँ पे आप देखिए दो शर्कराएं इसमें मिल रही हैं, कौन कौन सी बेटा, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिल रही हैं। इसके कार्बन बॉन्ड इसमें भाग लेते हैं क्योंकि वही आपस में जुड़ेंगे तभी तो ये बनेगा आगे। तो इसमें फ्रक्टोज का ये वाला भाग जिसको हम क्या बोलेंगे, फूरानोज बोलेंगे, जो 5 सदस्यीय होता है। ठीक है, ये इसमें जब जुड़ेगा तब इसका अल्फा एनॉर्मिक रूप इसका ऐड होता है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के ये जितने भी दिए हुए हैं इनसे किसी से भी नहीं बनेगा। और मैं इनके बारे में ये भी बता देता कि इनसे क्या बनेगा, बट इनमें इन लोगों ने ऐसे ऑप्शंस डाले थे कि इससे कुछ भी नहीं बनेगा। ये सिर्फ उन्होंने कन्फ्यूज करने के लिए डाल रखे थे। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर यही हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा और बाकी अगर आपको और अगर समझना है तो ऐसे भी समझ लीजिए कि ये जो फ्यूरानोज है ये 5 सदस्यीय एक रिंग होती है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और पायरानोज जो होती है ये 6 सदस्यीय होती है। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो 6 सदस्यीय हो जाएगी। और अगर मजे के लिए समझ लो तो सुक्रोज वो जोड़ होता है जिसमें दोनों पार्टनर ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, इसलिए वे रिड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। स्टार्च की आयोडीन टेस्ट में नीला काला रंग आने का कारण क्या होता है। ऑप्शंस इसके बड़े बड़े हैं। स्टार्च का एमाइलेज भाग आयोडीन से क्रिस्टलीय संरचना बनाता है, आयोडीन से ग्लूकोज रिएक्ट करता है, स्टार्च में उपस्थित पैक्टिन आयोडीन से जुड़ जाता है, या फिर स्टार्च में मौजूद सुक्रोज से यौगिक बन जाते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर समझ लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसकी बात करते हैं। आयोडीन टेस्ट जो है ये एक पहचान है, परीक्षण है जो ये बताता है कि कोई जो खाना है उसमें स्टार्च
है या नहीं है, ये बताता है हमको। ठीक है, अब इसमें स्टार्च के दो भाग होते हैं, समझ लीजिए। एक होता है, मैंने बताया था आपको एमाइलेज, जो कि मैंने बताया था सीधी चेन होती है, और एक होता है बेटा आपका एमाइलोपेक्टिन, जो कि शाखित होता है। समझ गए। अब देखिए एमाइलेज आयोडीन के साथ मिलकर बेटा क्या करता है, नीला काला रंग दे देता है, क्योंकि आयोडीन जो है उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर एक सर्पिकल होती है। ये सर्पिकल ध्यान मत रखना, ये ऐसा होता है, ऐसा मान के चलिए कि जैसे ही कलर, जैसे ही इसके अंदर आयोडीन आएगा तो इसको ये फंसा लेता है, और फंसा लेगा तो वो निकल नहीं पाएगा, तो फिर वो उसमें कलर देगा। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च है। जैसे ऑप्शन नंबर हम बी की बात करें, देखिए आयोडीन से ग्लूकोज रिएक्ट करता ही नहीं है, आयोडीन ग्लूकोज से कोई विशेष रंग नहीं देगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं कि पैक्टिन आयोडीन से जुड़ जाएगा, तो पैक्टिन तो फलों में होता है, स्टार्च में होता ही नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सुक्रोज से यौगिक बनता है, तो सुक्रोज आयोडीन से रिएक्ट ही नहीं करता है, तो यौगिक बनेगा कैसे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल एक एग्जांपल। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट ये तो कराई जाता है हर स्कूल में, जिसमें क्या करते हैं, आलू लिया और उसको काट के रख देते हैं, और फिर उस पर आयोडीन डाल देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद वो काला या फिर नीला कलर उसका हो जाता है। सिंपल घरों पे रोटियां रखी रहती हैं, कई दिनों तक अगर रखी रह जाती हैं तो वो भी ऊपर से नीली या फिर काली हो जाती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है कि इस रोटी के अंदर स्टार्च है, उस आलू के अंदर स्टार्च है, और जैसे ही आयोडीन उससे कनेक्ट होगा, आयोडीन उससे रिएक्ट करेगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, खाने के प्रोडक्ट्स में स्टार्च है या नहीं है, उसका टेस्ट ये होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोसेमिन और ग्लैक्टोसेमिन से मिलकर के बना होता है और मानव उपास्थि यानी कार्टिलेज में पाया जाता है? अच्छा सवाल है ये भी। ग्लाइकोजन, हाइलुरोनिक एसिड, इनुलिन या फिर माल्टोज? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ये तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन होता है, को हम कहते हैं बेटा ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकिन। अब ये क्या होता है? ये कुछ नहीं, एक लंबी शर्कराओं की श्रृंखला रहती है जो आपस में जुड़ी रहती है। हमारे शरीर में देखेंगे तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं और हमारी स्किन होती है, वहाँ ये पाया जाता है। ये शरीर को चिकनाई और लचीलापन देता है, ये तो मेन इसका काम होता है। अब हम इसको और देख लेते हैं। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? ग्लूकोसामिन और ग्लैक्टोसामिन से बना रहता है, ग्लूकोसामिन और ग्लैक्टोसामिन से मिलकर के बना रहता है। यह कार्टिलेज में कुशनिंग की तरह काम करता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक तरह से मार के कान की हड्डी है, लचीली हड्डी है, इनको कार्टिलेज हम कहते हैं। ठीक है बेटा, इनके लिए कुशनिंग का काम ये करता है। ग्लाइकोजन मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऊर्जा का, एनर्जी का भंडार, स्टोर हमारी बॉडी में रहता है। इनुलिन ये होता है, ये फाइबर होता है और मेनली ये जड़ों में पाया जाता है। और माल्टोज है, ये दो शर्कराओं से मिलकर के बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम चलते हैं। कौन सा पॉलीसैकेराइड β14 और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है? बताएं। अमाइलेज, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड मैंने बताया बेटा, बहुत सारी शर्कराएं आपस में जुड़ी रहती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं। ये बॉन्ड की दिशा और प्रकार बहुत इसमें महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम बात करेंगे β1 तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे बार बार बहुत लंबा वीडियो ना बने। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ऐसा जुड़ाव होता है जो फाइबर जैसी कठोर संरचना बनाता है, इतना याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज में भी बेटा सेम वही कंडीशन होती है कि सभी ग्लूकोज इकाइयाँ जो है β14 से जुड़ी रहती हैं। ये कुछ नहीं, इनके बॉन्ड्स हैं, है ना, इतने। और आप ये कहेंगे कि इससे तो कुछ भी पूछ सकता है, तो देखो जितना ये β14 है ना, अभी तक जितने सवाल पूछे गए हैं ना, वो यहीं से इसी प्रकार के, इसी वाले बॉन्ड के पूछे गए। आप इतना भी याद कर लेंगे ना तो बहुत होगा। याद रखें आप कि 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट में 50 टॉपिक हैं, 50 टॉपिक में 150 सब टॉपिक हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाने वाला है, सीधा सीधा PYQs और उससे आसपास की चीज़ें उठा के पूछ लेता है। ठीक है, बात ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स, इसके जो ऑप्शन हैं वो बदल देगा आपके सामने। सेलुलोज के मैंने आपको बता चुका हूँ, तो 1/4 से जुड़े रहते हैं। ये इंसान इसको पचा नहीं सकता, इंसान इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। फाइबर का मेन घटक ये होता है, ठीक है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। एमाइलेज की देख लेते हैं, ये किससे जुड़ा रहता है? α14, ये भी इसी से जुड़ता है। वहीं हम स्टार्च की बात करेंगे तो ये α14 और α16, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये देखा था। वहीं ग्लाइकोजन की हम बात करेंगे तो ये ग्लाइकोजन भी आपका α14 और α16 से जुड़ा रहता है। अब देखिए है ही नहीं कुछ,
अब ये ज़्यादा देखिए, इसमें ये नंबर 6 आ गया यहाँ, तो इसका मतलब इसमें ये जो शाखित होंगी ये और ज़्यादा शाखाएं इसकी बन जाएंगी, बढ़ जाएंगी, है ना। तो बस इतना सा है, और जो 4 हैं उसमें कम शाखाएं होंगी। तो देखिए बस यही हैं दो, इनको तो याद कर ही सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। आरएनए में उपस्थित राइबोज शर्करा किस प्रकार की होती है, बताएं। डीऑक्सी पेंटोज, कीटो पेंटोज, एल्डो पेंटोज या फिर हेक्सोज। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डो पेंटोज। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कैसे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आरएनए आप जानते हैं, इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो कि आपके शुगर में शर्करा में होता है। ये राइबोज 5 कार्बन पेंटोज वाली शर्करा होती है, 5 कार्बन वाली, और 5 कार्बन वाली होती है, उसको हम पेंटोज शर्करा कहते हैं, शुगर कहते हैं। अब देखिए, राइबोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है और ये एल्डो पेंटोज कहलाती है। क्यों कहलाती है? सिंपल वही है, क्योंकि 5 इसमें कार्बन होते हैं इसीलिए। वहीं डीएनए होता है, उसमें डीएनए को डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, उसमें ये अलग होती है, उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, इसको बोला डीऑक्सी पेंटोज, तो याद रखेंगे ये डीएनए में पाई जाती है। कीटो पेंटोज की बात कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, इसके इसलिए बहुत अपने लिए ज़रूरी नहीं है। हेक्सोज की बात कर लेते हैं, ये 6 कार्बन वाली होती है, जैसे कि ग्लूकोज। मैंने बोला C6, तो C जहाँ पे C5 लिखा होगा वो पेंटोज ग्रुप ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा। तो आरएनए की पूछ रहा है तो एल्डो पेंटोज कह दो इसको। एल्डो क्या है? इसके जुड़ने का तरीका है, और 5 यानी कि 5 कार्बन की संख्या है। सिंपल है, बहुत इतना दिमाग में लगाना। आरएनए में राइबो शुगर है, इसलिए उसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। जब दो ग्लूकोज इकाइयाँ अल्फा 1,4 और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाती हैं तो कौन सा शर्करा बनता है? शायद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसका आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माल्टोज इसका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है, ये आप समझते ही हैं। अब इनके बीच में जो जुड़ाव है, अब आपस में जब ये जुड़ते हैं तो बेटा ये जो बीच का इनका जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की ही हम बात कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसी को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे? अल्फा 1,4 इसमें ये जुड़ा होता है। अब आपको पता है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, और किस बॉन्ड से जुड़ेंगे? 1,4, इस बॉन्ड को ही हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी से आपका बन जाएगा माल्टोज, जिसकी हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। बाकी और विकल्प अगर आप चाहें तो वो भी बता देता हूँ। ये सुक्रोज की बात कर लीजिए, ये आपको पता है, ये GF ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। वहीं लैक्टोज की बात करेंगे तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलके बना होता है। वहीं ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो इसमें ग्लूकोज की कई सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहती हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। ये अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6। अभी हम तीसरी बार इसकी बात कर रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। तो ये हमारा आज इस लेक्चर का, इस MCQ प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन था। इसको भी हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट जितना आपने लेक्चर में सीखा होगा, आज आपने उससे ज़्यादा ही उसके बारे में समझ लिया होगा, और आपको ये लगा के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। 1-2 बार इसको आप देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो संभवतः इससे आने वाला कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। और ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसके बाद प्रोटीन आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका। इससे पहले जितने टॉपिक्स हमने MCQs के किए हैं, उनसे आने की संभावना एक क्वेश्चन मुश्किल से होगी, लेकिन इनसे क्वेश्चंस भर भर के आपके लिए आ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा। बाकी कुछ एक ज़रूरी बात है आपके लिए। देखिए आपको एक डेटा दिखाता हूँ छोटा सा। ये हमारे यूट्यूब का एनालिटिक्स है। इसमें ये जो ऊपर 70.9% दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ये वो लोग हैं जो चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और केवल 29% लोग ऐसे हैं जो केवल सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं इसको। तो कमाल है, मतलब ऐसा क्यों करते हो? यार सब्सक्राइब कर दिया करो ना उसको, उससे कोई आपको लोड नहीं पड़ने वाला है, और ना ही आपके कोई पैसे खर्च होने वाले हैं। इतना तो कर सकते हो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना सब कुछ क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपका इतना ध्यान रख रहे हैं, कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। बाकी रैंकिस्तान का ये बेटा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम इस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डालते हैं। अब जैसे आपने ये MCQs को पढ़ लिया, इस लेक्चर को लेने के बाद अगर आपको इसको फिर से प्रैक्टिस करना है तो आपके लिए हम ये क्वेश्चंस यहाँ पे डाल देंगे, तो आप कर सकते हो, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बेटा। बाकी ये चैनल है बेटा, इसको सब्सक्राइब कर लिया और शेयर भी कर दिया करो लोगों के साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू।